हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। कि बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, कि बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत कीजिए सब पर आंखें मीच, कि भरोसा मत कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के वेश में आ सकता है मरीज। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, विश्वासघात। आजकल श्रद्धा के बारे में इतनी सारी बातें चल रही हैं और जिसे पर मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में लड़कियां आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेती हैं। उन्हें अपने मम्मी पापा का दर्द नहीं दिखता है, उन्हें अपने मम्मी पापा की बातें नहीं समझ में आती हैं। जो माँ उन्हें 9 महीने पेट में रखती है और उसका पालन पोषण करती है और अपने बच्ची को अच्छा बुरा सब कुछ बताती है बचपन में, क्या बड़ी होकर वही बच्चे अपने माँ बाप का कहना ना मानने का कोई वसूल बना लेते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि हाँ, उन्हें अपने माँ बाप का कहना नहीं मानना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी इसी बात पर लेकर आई हूँ, विश्वासघात। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। बेटा मत जाओ ना घर छोड़कर, तुम नहीं जानती रिश्तों, ये ऐसे रिश्तों का अंत हमेशा दर्द होता है। अगर तुमसे वो प्यार करता है तो तुम्हारा हाथ घर आकर वो हमसे मांगेगा, वो समाज के सामने तुम्हें अपनाएगा। यूँ तुम ही उसके प्यार के लिए लड़ी जा रही हो, लेकिन कभी भी वो उसने आकर ये नहीं हम लोगों से कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। शिप्रा की माँ ने अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मैं सुमित से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहूँगी। हम लोगों ने तय किया है कि पहले हम शादी नहीं करेंगे, पहले हम लव इन रिलेशनशिप में रहेंगे और फिर इसके बाद जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी, तब हम अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। और हम लोग जब भी शादी की बात करते हैं तो आप हमेशा यही कहती हो कि उसकी तरफ से कोई नहीं आ रहा या किसी ने बात नहीं की, तो हम लोग कैसे लड़की वाले हैं, कैसे जाकर बात करें। माँ, जब मुझे वो पसंद है, उसे मैं पसंद हूँ, तो इसमें घर वालों की क्या ज़रूरत है कि घर वाले हमें बताएं कि कौन किसको क्या, हमारी शादी उनके लिए सही है कि नहीं सही है। शिप्रा ने गुस्से में कहा और माँ का हाथ झटकते हुए अपना सूटकेस लेकर बाहर की तरफ निकल गई। बेटा, हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाला पोसा था? शिप्रा की माँ ने अपनी बेटी से कहा। वो रो रही थी और अपनी बेटी को समझा रही थी कि मत जाओ बेटा यूँ छोड़ के। तो इसे शिप्रा कहती है कि माँ, वो आपकी प्रॉब्लम थी, मैं सुमित के साथ जा रही हूँ अपनी नई दुनिया बसाने और मैं अब उसी के साथ रहूँगी और मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं अब यंग हो चुकी हूँ और मैं अपने लाइफ का हर डिसीजन खुद ले सकती हूँ। ये कहते हुए शिप्रा ने माँ का हाथ छुड़ाया और घर के बाहर निकलती चली गई। माँ अपनी बेटी को जाते हुए देख रही थी। वो समझ रही थी कि ये रिश्ता समाज के लिए भी नहीं सही है, ये रिश्ता उनके लिए भी नहीं सही है और बेटी बिना शादी के या बिना किसी रिश्ते के एक लड़के के साथ रहने जा रही है जहाँ पर समाज भी उन्हें ताना देगा और उनकी परवरिश पर उंगली उठाएगा। वो सोच रही थी कि क्या इसी दिन के लिए उन्होंने बेटी होने के लिए मन्नत मांगी थी। उनके घर में उनकी देवरानी जेठानी सबको लड़के थे, तो उनके घर वालों की भी चाह थी कि उनके घर में एक प्यारी सी बेटी आ जाए। और जब श्रद्धा पेट में थी तो उनकी माँ अक्सर भगवान से दुआ मांगती थी कि उन्हें एक सुंदर सी बेटी दे, जिससे वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसे योग्य बनाए और जब वो किसी बड़े पद पर हो तो वो गर्व से कह सके ये मेरी बेटी है। 9 महीने बाद श्रद्धा का जन्म होता है। उनके घर में खुशियाँ खिलने लगती हैं कि हाँ, उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया, एक लक्ष्मी ने जन्म लिया। श्रद्धा के शिप्रा के पापा बहुत खुश होते हैं और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं। घर में भी उसे काफ़ी लाड दुलार मिलता है। उसके चाचा चाची, बड़े मम्मी पापा, दादा दादी सब उसे बहुत प्यार करते हैं और सबको गर्व होता है कि उनके घर में एक बेटी ने जन्म दिया। शिप्रा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी
और वो जैसे जैसे बढ़ रही थी वो और खूबसूरत लग रही थी। और जो है वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी, जिससे उसके घर वाले काफ़ी खुश रहते थे कि हाँ उनकी बेटी हर चीज़ में बहुत परफेक्ट है। शिप्रा के पापा उनकी माँ से कहते हैं कि तुमने बेटी बहुत मन से मांगी थी और भगवान ने सुन ली, हमें उतनी ही प्यारी बेटी दी जो आगे चलकर हमारा मान बढ़ाएगी, हमारा सम्मान बढ़ाएगी। और मुझे तो बेटियां पहले से बहुत पसंद थीं और हमारी बेटी ने आकर जो है हमारी वो कमी पूरी कर दी। देखना मैं अपनी बेटी को बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। तो उनकी माँ भी, शिप्रा की माँ भी सोचती थी कि हाँ मेरी बेटी आगे पढ़ लिख कर, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो वो भी सोचती थी कि हाँ वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनेगी। और धीरे धीरे वो इसी तरह बड़ी होती जा रही थी। शिप्रा ने हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास किया, फिर इंटर भी अच्छे नंबरों से पास किया। उसके पापा ने उसका दाखिला जो है एक कॉलेज में कराया, इंजीनियरिंग कॉलेज था, और जहाँ पर शिप्रा पढ़ने में बहुत तेज़ थी, बहुत अच्छी थी। वो अक्सर जो है हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाती थी। कोई भी प्रोजेक्ट होता था वो बहुत अच्छे से बनाती थी। मतलब वो समझिए क्लास में सारे लड़के सब चाहते थे कि शिप्रा उससे फ्रेंडशिप कर ले, पर शिप्रा किसी को ज़्यादा भाव नहीं देती थी। वो काफ़ी पढ़ने में तेज़ थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, इस वजह से जो है तो उसे थोड़ा गुरूर भी था अपने ऊपर, सुंदर भी थी। लेकिन क्लास का एक लड़का सुमित, जो अक्सर शिप्रा के बगल में बैठता था, वो शिप्रा से बातें करता था। धीरे धीरे शिप्रा को वो लड़का पता नहीं क्यों मन ही मन भाने लगा। शिप्रा उससे अक्सर बातें करती रहती थी। वो घर में भी आती तो फ़ोन पे लगी रहती थी, फ़ोन पे अक्सर सुमित से बातें रहती थी। और सुमित भी उससे काफ़ी बातचीत करता था, उसकी काफ़ी हेल्प करता था। तो धीरे धीरे दोनों के बीच में एक प्यार का बीज अंकुरित होने लगा। शिप्रा ने बीटेक अपना फाइनल ईयर किया और सुमित का भी बीटेक फाइनल ईयर हुआ। दोनों ने आपस में एक दूसरे से इजहार भी किया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसके बाद सुमित ने कहा कि शिप्रा ने कहा कि सुमित अब तो हमारा बीटेक कंप्लीट हो गया है, तुम भी कुछ तैयारी करोगे, हम भी कुछ तैयारी करेंगे, तो क्यों ना पहले हम शादी कर लेते हैं, इसके बाद हम तैयारी करते रहेंगे। तो इस पर सुमित कहता है कि अभी मैं अगर घर पे शादी की बात करूँगा, बड़े भैया की भी शादी नहीं हुई है और घर में सब लोग यही कहते हैं कि पहले तुम कुछ जॉब कर लो या कुछ कर लो तभी हम तुम्हारी शादी करेंगे। तो शिप्रा इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है कि हमारी शादी हो सके, तुम एक काम करो, तुम भी तैयारी करो, हम भी तैयारी करते हैं। तो इस पर शिप्रा कहती है कि नहीं, जो है मेरे घर वाले मेरे ऊपर शादी का दबाव डाल रहे हैं। तो इस पर सुमित कहता है कि फिर क्या कर सकते हैं। तो शिप्रा कहती है कि आकर एक दिन मेरे घर पर बात कर लो मम्मी से, तो मम्मी को समझ में आ जाएगा कि मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ, तो शायद मम्मी मेरे ऊपर दबाव ना डालें। तो सुमित कहता है ऐसे मैं कैसे आकर बात कर लूँ, और मैं जो है ऐसे नहीं कुछ मतलब तुमसे कैसे घर वालों से बात कर लूँ जब मेरे घर वाले अभी राजी नहीं हैं। तो शिप्रा उसे काफ़ी समझाती है। तो दोनों अक्सर बातचीत करते रहते हैं। रात में जब काफ़ी देर तक अक्सर शिप्रा बात करती तो उसकी मम्मी सोचती कि उनकी बेटी पढ़ाई के सिलसिले में कुछ बातें कर रही होगी। उनका ध्यान बिल्कुल उधर नहीं गया कि उनकी बेटी किसी लड़के के प्यार में पड़ी है। वो अपने बेटी के हाव भाव को देखती थी, उन्हें समझ में आता था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती थी कि उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी है कि उनकी बेटी के पैर कभी नहीं लड़खड़ाएंगे। शिप्रा और सुमित का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल थे। और जब सुमित के घर वालों ने कहा कि अभी वो शादी नहीं करेंगे, अभी बड़े भाई की शादी होनी है और अभी उन्हें 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, तब सुमित और शिप्रा ने डिसीजन लिया कि वो शादी नहीं करेंगे, ठीक है ना करें, लेकिन वो तब तक लव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, एक साथ बेंगलोर में जाकर पढ़ाई करेंगे और वहाँ पर अपनी तैयारी भी करेंगे। तो इस पर सुमित के घर वाले भी विरोध करते हैं कि ये क्या है, रिश्ता हम हो जाने के बाद ही ये मतलब
तुम लोग साथ में रह सकते हो। और जिस लड़की में इतनी शर्म लाज नहीं है कि वो तुम्हारे साथ बिना शादी के रह रही है, उस लड़की को हम लोग बहू कभी नहीं बनाएंगे। तो इस पर सुमित भी घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा करता है और इधर शिप्रा भी घर में काफ़ी बहस करती है। आखिर में दोनों डिसीजन लेते हैं और बिना माँ बाप की इजाज़त के, बिना माँ बाप की आज्ञा के, बिना माँ बाप के आशीर्वाद के वो दोनों बेंगलोर चले जाते हैं। यहाँ पर शिप्रा की माँ रो रही होती है। उनके पापा काफ़ी समझाते हैं कि जो हो गया क्या कर सकती हो, बच्चे नहीं कहना मानते, वो बड़े हो चुके हैं, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। तो इस बार शिप्रा की माँ कहती हैं कि काश मुझे अपने परवरिश पर इतना गुमान ना होता। काश मैं जब वो गलत कर रही थी, जब वो लड़के से बात कर रही थी या जब उसके कदम बहक रहे थे, तभी मैंने उसे रोक लिया होता। तो शिप्रा के पापा कहते हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तो हमारी लड़की हम लोगों का सर झुका के जा चुकी है। मोहल्ले में जब सारी ये बातें फैलती हैं कि शिप्रा घर से चली गई है, तो मोहल्ले में उसके पापा हमेशा सर झुका कर ही निकलते हैं। हर कोई कहता है, अरे ये जो है भगोड़ी के पापा हैं, ये इनकी बेटी तो शर्म लिहाज सब कुछ छोड़ करके किसी लड़के के साथ जाकर ऐसे ही बिना शादी के रह रही है। उसे गंदी गंदी बातें बोली जाती हैं, गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं, जिससे उसके मम्मी पापा सुनकर उन्हें काफ़ी कष्ट होता है। वो रोते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बेटी ने ही उन्हें ठुकरा दिया था। इधर शिप्रा और सुमित कोचिंग ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर वो प्राइवेट थोड़ा सा जॉब भी लेते हैं, प्राइवेट जॉब भी लेते हैं और कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं। जो टाइम बचता है, दोनों अक्सर सोचते हैं कि जल्दी से उन्हें जॉब मिल जाए जिससे वो अपनी ज़िंदगी सेटल कर सके और एक दूसरे से शादी कर सके। लेकिन वो जब एक साथ रहते हैं तब उन्हें प्यार का सच्चा मतलब समझ में आता है। वहाँ पर घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती है। दोनों साथ में रहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर, कभी कपड़े धोने को लेकर लड़ाई होने लगती है, कभी खाना बनाने को लेकर लड़ाई होने लगती है। बातें कुछ नहीं होती थी लेकिन फिर भी दोनों में आपस में कभी नहीं पड़ती। अक्सर दोनों में काफ़ी लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से सुमित काफ़ी गुस्सा भी रहता था, काफ़ी टेंशन में भी रहता था। और जब वो शिप्रा से कुछ कहता तो शिप्रा भी अपने गुस्से में रहती थी कि हाँ उसने उसके लिए सब कुछ छोड़ा है। तो इस पर सुमित भी कहता कि तुमने अगर छोड़ा है तो मैंने भी सब कुछ छोड़ा है। और दोनों काफ़ी आपस में बहस करते और ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे लड़ाई झगड़े का रूप लेती चली गई। अक्सर शिप्रा में और सुमित में मारपीट होने लगा और जिससे सुमित का मन शिप्रा से दूर हटने लगा। वो नहीं चाहता था कि हाँ शिप्रा से उसकी रोज़ लड़ाई हो, झगड़ा हो। और वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव का भी था। तो वो जहाँ पर वो जॉब करता था वहाँ पर उसे एक लड़की जो काफ़ी उसके कंपनी की ही थी, तो उससे जो है उसका थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ता गया। अब वो उसको लेकर घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा। और यहाँ पर शिप्रा ने शादी नहीं की थी तो समाज में जिस वो कॉलोनी में रहती थी वहाँ भी लोग उससे पूछते कि जब तुमने शादी की है तो तुमने शादी की है या नहीं, तुम तो कभी सिंदूर नहीं लगाती, कभी मंगलसूत्र नहीं पहनती, क्या कहीं तुम लोग ऐसे ही तो नहीं रह रहे हो, लव इन रिलेशनशिप में तो नहीं रह रहे हो? तो वो लोग कहती नहीं। शिप्रा अपनी बातें झूठ बोलती कि नहीं वो शादी करके आई है। और सुमित से जब कोई पूछा तो कहती नहीं ये मेरी फ्रेंड की बहन है तो हम लोग साथ रहते हैं। तो दोनों की बातों में कभी भी जो है समानता नहीं होती थी, जिसकी वजह से लोग भी वहाँ पर उंगली उठाना शुरू कर दिए थे। शिप्रा की जो फ्रेंड्स हैं वो कहती कि कितने दिन तुम ऐसे रहोगी, अभी कोई बात हो जाए, इससे अच्छा है कि तुम लोग शादी कर लो। और जब तुम लोगों को एक साथ रहना ही है तो क्यों नहीं शादी कर लेते हो। सुमित सोचता था, सुमित से जब भी शिप्रा बात करती शादी की तो वो उससे अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। वो कहता कि जब तक घर वाले नहीं कहेंगे मैं शादी नहीं करूँगा। और तुम्हारे कहने से मैं यहाँ पर चला तो आया हूँ लेकिन मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आती है, क्योंकि सुमित का मन किसी दूसरी तरफ लग गया था और वो जो है शिप्रा से छुटकारा पाना चाहता था। तो वो अक्सर इस छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगा था। और फिर किसी एक दिन ऐसे ही दोनों आपस में शिप्रा ने चाय बनाया। उसने सोचा लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं।
और जब इसका मन होगा तभी हम लोग शादी करेंगे, क्या फ़ायदा रोज़ लड़ाई झगड़ा करके। लेकिन फिर भी वो सुमित से अक्सर बातें कर रही थी। तभी बातों में सुमित ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तो कोई कुछ सिखाया ही नहीं है, ना तुम्हें चाय बनानी आती है, ना तुम्हें घर का काम आता है, ना घर की साफ़ सफाई आती है। तो इस पर शिप्रा ने कहा कि क्या ये मेरा अकेले का काम है, कोई मैं तुम्हारी पत्नी तो हूँ नहीं कि सारा काम मैं करूँ, और जो है ये सब तो तुम्हारी पत्नी होने के बाद मैं करती। तब तुम हक जताते, तुम किस हक से मेरे माँ बाप को कह रहे हो, मेरे ऊपर ये लांछन लगा रहे हो। इस घर में हम दोनों रहते हैं तो हम दोनों का काम है कि इस घर की साफ़ सफाई करें या घर के किचन में दोनों एक दूसरे का हेल्प करें। तो इस पर सुमित और शिप्रा में बातें बढ़ती जा रही थी, जिससे सुमित को किसी बात पर गुस्सा आ गया और उसने बगल में पड़ा हुआ बोतल शिप्रा के सर पे दे मारा। शिप्रा के सर में काफ़ी चोट आ गई, जिससे वो गिर पड़ी, काफ़ी खून बह रहा था और थोड़ी देर में शिप्रा की डेथ हो जाती है। शिप्रा के मरने के बाद सुमित काफ़ी परेशान होता है, वो घर से भागना चाहता है, लेकिन तभी सोसाइटी में एक लोग आ जाती हैं। वो जैसे ही बेल बजाती हैं, सुमित दरवाज़ा खोलता है, सामने शिप्रा की खून से भरे हुए शरीर को देखती हैं। तो वो तुरंत पुलिस फ़ोन करती हैं और पुलिस सुमित को पकड़ कर ले जाती है। तो शिप्रा और सुमित की कहानी फ्रेंड्स यहीं पर ख़त्म होती है। विश्वासघात यहाँ पर अगर लड़कों को लोग कहते हैं कि लड़के विश्वासघात करते हैं, तो मैं एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लड़कियाँ भी गलत होती हैं। आज मैं शिप्रा जैसी लड़कियों से बस यही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम अपने माँ बाप को धोखा देकर खुद को कितना स्मार्ट समझ रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं कि हाँ तुम किसी लड़के से बात कर रही हो या किसी लड़के से तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता, तुम्हारे माँ बाप को पता होता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो इतना विश्वास रखते हैं ना कि उनका विश्वास उन्हें बताने नहीं देता है कि तुम्हारी बेटी गलत है। उन्हें अपने परवरिश पर गर्व होता है कि उन्होंने एक अच्छी परवरिश दी है, पर जब तुम उन्हीं परवरिश को गलत साबित करती हो ना, तो वो माँ बाप टूट जाते हैं। और तुम्हारा चंद दिनों का प्यार जो है एक धीरे धीरे एक विकृत रूप ले लेता है, और तुम जो है जब आईने के सामने खुद को खड़ी करोगी ना, तो ये तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितना बड़ा गलत काम किया। तुमने उन माँ बाप के विश्वास को तोड़ा है जिन माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया है। और श्रद्धा जैसी लड़कियां ही जो अच्छी लड़कियां होती हैं, उनकी पढ़ाई भी रोक देती हैं, ताकि जो है, क्योंकि लोग ना जब ऐसी कहानियां सुनते हैं ना, तो अपनी लड़कियों पर शक करने लगते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको प्यार हो जाता है, पढ़ाई नहीं करने का मन है, तो प्लीज़ आप अपने मम्मी पापा से बोल दीजिए कि वो आपकी शादी कर दें। आप पढ़ना नहीं चाहते हो, ये पढ़ाई का ढोंग करके, पढ़ाई के आड़े रहकर क्यों ऐसा काम कर रही हो कि आप जा रही हो कोचिंग, बता रही हो आप जा रही हो मिलने और बता रही हो कि हम जा रहे हैं कोचिंग। घर में माँ बाप तो यही समझते हैं ना कि हमारी बच्ची कोचिंग गई है या हमारी बच्ची कॉलेज गई है, तो वो तुम्हारे ऊपर हर समय नज़र तो नहीं रख सकते ना। और तुम उनके विश्वास को, जो उन्हें विश्वास है कि हाँ हमारी बेटी कभी हमारे साथ, हमारे विश्वास के साथ नहीं खेलेगी, तब तुम उनके विश्वास के साथ खेलती हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे कभी कभी हंसी आती है। और आजकल तो ना सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है। सोशल मीडिया पर लोगों को प्यार हो जाता है। सोशल मीडिया पर लोगों को वो सोचते हैं ना कि इंस्टा और ये क्या कहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप, इस पर हम चैट करेंगे तो हमारे घर वालों को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब कोई ऐसा मामला फंसता है ना बेटा, तो इंस्टाग्राम हो, सोशल और ये फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, यहाँ पर से हमारी पुलिस सारे सबूत खंगाल कर निकाल लेती है। तो ऐसा कुछ मत करो कि आगे तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम हो। सोशल मीडिया पर लोग प्यार करेंगे तो सोचेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। अरे कैसे नहीं पता चलेगा? आप तो उस बिल्ली की तरह हो जो दूध भी पीती है ना, तो आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, मैं चुपचाप से दूध पी रही हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन घर का मालिक उसे देखता है और उसे
जब उठाकर वो कुछ मारता है तो उस पर बहुत तेज़ चोट लगती है। ठीक उसी तरह जब हमारे यहाँ की लड़कियाँ ऐसा करती हैं ना, तो उन्हें लगता है कि अरे घर वालों को थोड़ी ना पता चलेगा, हम तो मोबाइल से बात कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कि हम क्या बात कर रहे हैं, या हम चैट कर रहे हैं तो उन्हें घर वालों को क्या पता, क्योंकि घर वाले तो हमारा मोबाइल देखेंगे नहीं, उसमें हमने पासवर्ड लगा के रखा है। तो बेटा, घर वाले की नज़र बहुत तेज़ होती है, वो जो है तुम्हारी चैट को भी निकाल लेंगे और तुम्हारे कॉल को भी निकाल लेंगे, तुम्हारे मैसेंजर से बात किए हुए हर बात को निकाल लेंगे। तो तुम घर वालों को बेवकूफ़ मत समझो। और अगर यही करना है तो तुम पढ़ाई मत करो, अपने घर वालों से साफ बोल लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो अच्छी लड़कियां हैं ना, उनकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा रोक लग जा रही है। उनके घर वाले इसी डर से कि उनकी बेटी कहीं बिगड़ ना जाए, उसे कॉलेज नहीं जाने देते, उन्हें प्राइवेट क्लासें करा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम लोगों को अगर प्यार हो रहा है तो घर में बता दो सीधे कि हाँ, हम प्यार कर रहे हैं या हम नहीं पढ़ाई करना चाहते। पढ़ाई का आड़ लेके, कोचिंग का आड़ लेके ये सब काम प्लीज़ मत करो। और आजकल तो ना लड़कियां बिल्कुल आंखें बंद कर चुकी हैं। उन्हें 2 बच्चों के पापा, 4 बच्चों के पापा, 6 बच्चों के पापा से प्यार होता जा रहा है। वो ये नहीं सोच रही कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कैसा खेल खेल रही हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये जो खुद बाप बन चुके हैं, जिनके 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो क्या तुमसे शादी करेंगे? अपनी गृहस्थी को तोड़ के क्या वो तुमसे शादी करेंगे? क्यों तुम प्यार कर रही हो उस इंसान से, और तुम उस औरत को दर्द दे रही हो क्योंकि तुम प्यार कर रही हो, तुम उनका दिमाग वास कर रही हो, और इसकी वजह से वो बंदा घर में जाकर लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो एक औरत की भी बद्दुआ तुम्हें लग रही है। उस बद्दुआ से बचने के लिए कम से कम ये तो मत करो, इतना तो आंखें खोल के देख लो कि ये शादीशुदा आदमी है या गैर शादीशुदा आदमी है। तुम प्यार करने जा रही हो या प्यार कर रही हो तो किसी शादीशुदा मर्द से प्यार कर रही हो, इतना तो समझो कि ये गलत है। तुम उस औरत को दर्द दे रही हो जिसने पता नहीं कितने साल अपने पति का साथ निभाया है, उसके सुख दुख में वो खड़ी रही है। उसकी बद्दुआ लगेगी, तुम कहाँ जाओगी? और कल क्या तुम अपने पति से नज़रें मिला पाओगी? कि हाँ, जब तुम कभी सोचोगी कि हाँ, मैंने इस इंसान से प्यार किया था और मेरी शादी किसी और इंसान से हुई, तो क्या उस इंसान से तुम नज़रें मिला पाओगी? और मान लो बाई चांस उस इंसान से तुम्हारी शादी हो जाती है जो 4 बच्चों का बाप होता है, तो कल समाज तुम्हें क्या कहेगा? कैसी जोड़ी है, बाप बेटी की? या तुम्हें समाज गलत नज़रों से देखेगा, कहेगा ये वही औरत है जिसने एक घर बर्बाद करके अपना घर बसाया है। तो तुम्हें क्या ये अच्छा लगेगा? अभी तो तुम्हें दुनियादारी की पता नहीं है, लड़कियों को दुनियादारी की पता नहीं है कि हाँ, दुनिया में, समाज में आगे चल के इज्जत से जीना कितना अच्छा लगता है। जहाँ पर आप इज्जत से जीते हो, सर उठा के, लोग कहते हैं देखिए ये कितनी अच्छी है, इन्होंने हमेशा अपनी इज्जत का मान रखा, अपने मर्यादा का मान रखा। और एक वो लड़की जहाँ पर लोग कहे अरे ये वही लड़की है जिसने जो है एक बुज़ुर्ग इंसान के साथ अफेयर किया था, इसके बाद इसकी शादी कहीं और हो गई, या एक इसने किसी का घर तोड़ा है। तो क्या ये सब सुनकर तुम अब सुकून से लाइफ जी पाओगी? तो मैं बस आज की लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग समझदार हो। पहले ज़माने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक होता था कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। तब हम ही लोगों ने या हमारे समाज ने ही ये चीज़ें सोची कि लड़कियों में इतना पढ़ने लिखने में वो इतनी अच्छी होती हैं हर चीज़ में, तो उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर ये रिजल्ट दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे बुज़ुर्ग फिर या हमारे बड़े कभी ये सोच पाएंगे कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना अच्छा होता है। तो अपने चक्कर में प्लीज़ कुछ लड़कियों का भविष्य मत बर्बाद करो जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी हैं। उन्हें अपना कॉलेज ज्वाइन करने दो, उन्हें सुकून से पढ़ने दो और उन्हें सुकून से रहने दो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आज की लड़कियों से कि आप लोग इतनी समझदार हो कि कम से कम अपने करियर पर ध्यान दो यार। करियर पर जाएगा तो तुम लोग कल सर उठाकर जी सकोगी, 4 पैसे तुम्हारे हाथ में आएंगे, लोग कहेंगे, माँ बाप भी खुश होंगे कि मेरी बेटी, आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया। कल वही माँ बाप जब तुम ये काम करोगे तो वो माँ बाप क्या कहेंगे? नाम रोशन किया या नाम बेटी ने डुबो दिया?
तो ये सब सुनने से अच्छा है कि आप बेटी होने का फ़र्ज़ निभाओ। जिस तरह माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपको परवरिश दी, उनके परवरिश पर तो उंगली मत उठने दो। बस श्रद्धा जैसी लड़कियों से मैं यही कहना चाहती हूँ। मुझे जो है ना, ये सब सुन के बहुत कष्ट होता है, बहुत बुरा लगता है कि कम से कम लड़कियां तो समझदार हैं, तो कम से कम ये सारे रास्ते पर जाने से पहले एक बार अपना दिमाग को ओपन करके सोचें तो कि वो क्या सही कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं। हर जगह लड़कों को ही दोष देना मुझे नहीं लगता है सही है। कहीं ना कहीं लड़कियां भी कुछ ना कुछ गलत ही कर रही हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप के हृदय से गर निकली आह, कि माँ बाप के हृदय से गर निकली आह कभी सफल नहीं होगा ऐसा प्रेम विवाह। तो मत करो ऐसा प्रेम विवाह। माँ बाप के आशीर्वाद से अपनी शादी को अपने जीवन को सुखमय बनाओ, सरल बनाओ। प्रेम विवाह कर 4 लोगों के नज़र में गिर के प्लीज़ ऐसा मत करो। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं आज कहूँगी लड़कियों से कि अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ ये बुरा उन्हीं लड़कियों को लगेगा जो गलत काम कर रही हैं। उन लड़कियों को कभी बुरा नहीं लगेगा जो बिल्कुल अपने पढ़ाई पर, अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ इसी के साथ। बाय। और मैं एक बात तो भूल ही गई कि मैं एज ए पेरेंट्स भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने काम धंधे से थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए ना, बहुत पैसे आप लोग कमा लोगे। लेकिन अगर बेटी ने कोई ऐसा काम कर दिया है, बेटे ने कुछ ऐसा कर दिया ना, तो सर आपका हमेशा के लिए झुक जाएगा। तो आप लोग काम अपना करिए, लेकिन कभी कभी अपनी बेटी की कोचिंग अगर जा रही है तो उसका पता कीजिए कि क्या वो कोचिंग जा रही है। आप बीच में किसी दिन कोचिंग पहुंच जाइए, जिस दिन वो कोचिंग गई हो उस दिन बीच में पहुंच जाइए, आप देखिए कि क्या आपकी बेटी कोचिंग जा रही है। और दूसरी बात, आप ये चेक कीजिए कि कहीं आपकी बेटी के मोबाइल में कोई पासवर्ड तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि आजकल लड़कियां ना पासवर्ड लगा के वहाँ पर अपना बातचीत जारी रखती हैं। और आप लोग उनके मोबाइल में, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या फेसबुक ये सब नहीं चलाते हैं, तो आप चेक कीजिए कि कहीं उनके मोबाइल में ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं। क्योंकि स्नैपचैट वगैरह में जो है बातें बच्चे करते हैं, इसके बाद उसे डिलीट कर देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपकी बेटी अगर पढ़ने बैठी है कमरे में अकेले और उसने कहा कि कोई नहीं आएगा, तो ज़रूर एक आध चक्कर वहाँ पर लगा आइए। क्योंकि आज का माहौल देखते हुए अब हम पेरेंट्स को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। बच्चे तो बहक जाते हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। अगर आपके बच्चे को बुरा लगता है कि क्यों बार बार आती हैं आप, तो उन्हें बुरा लगने दीजिए। आप बोलिए कि ये हमारा फ़र्ज़ है, हम देखेंगे तुम सही हो गलत हो, इससे हमें मतलब नहीं है, बस हमको देखना है। और एक चीज़ और है कि आप अपने बच्चे पर इतना ध्यान रखिए कि रोज़ वो प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में आपकी बेटी कहीं अपने दोस्तों के घर तो नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो इस पर भी रोज़ का जाना, क्योंकि प्रोजेक्ट रोज़ बनने के लिए रोज़ जाना मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, आप वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हो, देख सकते हो, या साथ में अगर बनाना है तो कॉलेज में भी टाइम इतना मिल ही जाता है, मुझे लग रहा है। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपकी बेटी आपसे स्कूल के बारे में बात कर रही है या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रही है, या सपोज कीजिए वो किसी लड़के के बारे में भी बात कर रही है, तो आप वहाँ पर गुस्सा मत होकर डांटिए मत, उस बात को ध्यान से suनिए और फिर आप अपनी बेटी को समझाइए। आपकी बेटी है, वो ज़रूर समझेगी। क्योंकि जो है बच्चे ना अपने पेरेंट्स की बात को तब सुनते हैं, लेकिन तब तक जब तक उनके दिमाग पर किसी और का कब्जा नहीं होता है। और ये भी देखिए कि आपकी बेटी कहीं देर रात तक फ़ोन का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। ये मैं पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को भी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है।
और अगर आपकी बेटी कहीं हॉस्टल में रह रही है तो आप बिना बताए उससे कभी कभार मिल आइए, उसके सामानों की चेकिंग करिए। सामान रखने के बहाने उससे मत कहिए कि मैं चेकिंग कर रही हूँ। आप सामान रखने के बहाने उसके सामानों की चेकिंग करिए कि कहीं उसने दूसरा मोबाइल तो नहीं रखा हुआ है। ये सब बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अपनी बेटी की जो सहेलियां होती हैं ना, उनसे आप फीडबैक लेते रहिए कि हमारी बेटी क्या कर रही है, ये कोचिंग जा रही है या नहीं जा रही, अरे स्कूल जाती है या कहीं इसका कोई लड़का कोई दोस्त तो नहीं है। ये सारी बातें आप उसकी सहेलियों से बातों बातों में निकलवाते रहिए। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बेटी सहेलियों के साथ शॉपिंग जा रही है तो कभी कभार आप भी साथ में हो जाइए। बोलिए कि हाँ मुझे भी सामान लेना है, बेटा तुम वहाँ तक जा ही रही हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करना, मैं अपना काम करके फिर चली आऊँगी। क्योंकि बच्चों को ना बुरा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं तो आप वहाँ क्या करेंगी। बच्चे अक्सर ये क्वेश्चंस करते हैं कि आप वहाँ क्या करेंगी, पहले बताइए, आप बोर हो जाएंगी। लेकिन कभी कोई माँ अपने बच्चे के साथ बोर नहीं होती है। तो आप कभी कभी जा रही हैं तो आप बोल दीजिए नहीं बेटा थोड़ी देर के लिए मुझे चलना है और मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं तुम रहोगी साथ में तो देख लेंगे, दोनों पसंद कर लेंगे। तो ऐसा कोई बात करके आप अपनी बेटी के साथ शॉपिंग पर ज़रूर जाइए। और अगर आपकी बेटी एक्स्ट्रा क्लास ले रही है तो आप उस पर भी सतर्क रहिए। आप देखिए कि हाँ क्या सच में आपकी बेटी जो है एक्स्ट्रा क्लास ले रही है या वो अपने दोस्तों के साथ एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर घूमने जा रही है। और आप लोग ये भी देखिए कि आपके बेटी के दोस्त कैसे हैं, क्योंकि दोस्तों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, दोस्तों का हम लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप ये देखिए कि आपकी बेटी के दोस्त कैसे हैं, उनका चाल चलन सही है, वो गलत कोई नशा तो नहीं लेते हैं या गलत कोई काम तो नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें आप पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं। जो मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं कि तो अगर आप लोग कर सके तो प्लीज़ इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और घर में अगर कोई तीज त्यौहार है तो आप अपने बच्चों को साथ में बैठाइए, उन्हें उसका महत्व समझाइए, धार्मिक कार्यों में उन्हें बताइए कि हमारे धर्म में ये चीज़ें अनिवार्य होती हैं। ये सारी बातें आप अपने बच्चे को बताइए, क्योंकि बच्चों को हम ही सिखाएंगे, हम ही पेरेंट्स उन्हें सब कुछ बताएंगे। तो प्लीज़ कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप अपने बच्चों पर अगर हो सके तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपकी बेटी आपकी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रही है, कहीं फिर श्रद्धा जैसी घटनाएं कहीं आपके घर में तो नहीं होने वाली हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर पेरेंट्स को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।